हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। और स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की जो एक चर्चा रहने वाली है वो हमारे एक कम्युनिटी पोस्ट जो हमने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल कराया था उसको लेकर होने वाली है। हमने रिसेंटली अपने चैनल पर पूछा था कि आपको डेमो या फिर इंटरव्यू और डेमो में के प्रिपरेशन में किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन भी था और एक ऑप्शन और था डू और डोंट्स। तो सबसे ज़्यादा पोल में जो रिप्लाई आया है वो डू और डोंट्स का आया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ये जानने में आ रही है कि क्या करें और क्या ना करें। तो उसको लेकर एक फ्रूटफुल वीडियो रहेगी, इसमें कुछ डायरेक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप फेमिलियर होगे, लेकिन ये एक अच्छी डायरेक्शन है जो आप फॉलो कर सकते हो। और ये ना सिर्फ केवीएस के इंटरव्यू में बल्कि आप अगर कोई भी और इंटरव्यू देते हो, स्पेशली कोई टीचिंग इंटरव्यू देते हो प्राइवेट स्कूल में या कहीं सरकारी जॉब में कहीं पे भी, तो आपको ये कुछ पॉइंट हैं डू और डोंट्स, ये आपको ज़ाहिर तौर पर हेल्प करेंगे। इसमें वो सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज जानेंगे डू और डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें केवीएस के इंटरव्यू में। अगर आपका मान लो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, आपने फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया है, अब बारी है सेकंड फेज़ की। कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जब बात आ जाती है इंटरव्यू की तो बोल नहीं पाते। तो उन वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने इंटरव्यू को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि उनका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाए और सिलेक्शन के काफ़ी चांस बढ़ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि रिमेंबर हु यू आर। हम भले ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, हमारे 160 नंबर आ गए, हमारे 150 नंबर आ गए, हम मेरिट में क्लियर होने वाले, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आएगी तो आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि भाई आप हो कौन, रिमेंबर हु यू आर। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ने क्या अटपटी सी लाइन लिख दी, रिमेंबर हु यू आर, इसका इंटरव्यू से क्या लेना देना। तो इसका बिल्कुल इंटरव्यू से लेना देना है कि रिमेंबर हु यू आर, क्या आप रियल हो और फेक हो। बहुत सारे लोग फेक इंटरव्यू प्रिटेंड करते हैं और प्रिपेयर भी करते हैं। एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया है लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट है। कहीं से आपने किसी का इंटरव्यू देखा कि अरे यार इसने तो ऐसे इंटरव्यू दिया था, एक काम करता हूँ मैं भी बिल्कुल ऐसे इंटरव्यू दूंगा जाके, ताकि मेरे भी चांस हो जाए सिलेक्शन के। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। उसका इंटरव्यू उसके बेसिस पे हुआ था, आपका इंटरव्यू आपके बेसिस पे होगा। तो आपको बिल्कुल भी फेक नहीं रहना है, आपको रियल रहना है। मेरे जो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए डू और डोंट्स में कि बी रियलिस्टिक। आपको हर चीज़ रियल रखनी है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर जो पांच पांच लोग बैठे होंगे वो आपसे बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी सामने वाला कैंडिडेट आए वो बिल्कुल रियल हो, उसकी सारी डिटेल रियल हो, उसकी सारी नॉलेज रियल हो, कहीं से किसी का आवरण ओढ़ के ना आया हो। और फॉर एग्जांपल एक साथ 2,000 3,000 बच्चे कहीं बैच में तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो कहीं ना कहीं सबको वही कॉमन चीज़ सीखने को मिलेगी। इक्के दुक्के होंगे जो उस चीज़ में अपना कुछ मिश्रण करे, वरना बाकी सब लोग उसी को प्रिटेंड करके और जाएंगे और हो सकता है कुछ नया देखने को मिले इंटरव्यू में। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके रियल रहना है, बिल्कुल भी फेक नहीं रहना। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारी फॉर एग्जांपल एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है, आपको अपनी हर चीज़ को रियल दिखाना है। अब मान लो आपने अपने रिज्यूमे में ये मेंशन कर दिया या वाइल गिविंग इंटरव्यू आपने ये मेंशन कर दिया कि भाई मैं कंप्यूटर सेवी हूँ और मुझे आईसीटी की नॉलेज बहुत अच्छी है और मैं आईसीटी को क्लास में अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपने कंप्यूटर कोर्स किया था 2000, मतलब आपने कंप्यूटर कोर्स किया था 12th क्लास में, तो आप उस कंप्यूटर के बारे में पूरा भूल चुके हो लेकिन आपने उसको मेंशन कर दिया। अब इंटरव्यूअर वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप अगर उसका जवाब नहीं दोगे तो आप फेक साउंड करोगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वट एवर इज़ विद यू यू हैव टू शो दैट। जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जितनी भी हैं उसको ही शो करना है, फेक कुछ भी शो नहीं करना। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप उसको शो मत करो। बेहतर यही होगा कि जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसको बिल्कुल भी शो मत करो। उतना ही शो करो जिसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसका अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बस आपकी ऑनेस्टी चेक करना चाहते हैं कि आप भाई कितने रियल हो। कहीं नौकरी पाने के चक्कर में इतने पागल ना हो चुके हो कि हर झूठ बोलने के प्रयास में लगे हुए हो। तो रियल रहना। इसको लेकर एक कोटेशन भी है बड़ी प्यारी सी कि भाई यू आर बॉर्न टू बी रियल, नॉट टू बी द परफेक्ट, नॉट टू बी परफेक्ट, यू आर हेयर टू बी यू, नॉट टू लिव समवन एल्स लाइफ। बिल्कुल सही बात, किसी और के जूते में पैर डालने की कोशिश मत करो। आपने इतनी मेहनत से फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया, मान लो एग्जाम आपने बहुत अच्छे से निकाल दिया, क्या फ़ायदा आप झूठा इंटरव्यू दे के आ रहे हो या फेक इंटरव्यू दे के आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इससे अग्री ना करें, लेकिन ये चीज़ सच है। हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि यार वो ये टॉपर का इंटरव्यू देख लो, उसने ऐसा दिया था मैं भी यही जाके बोलूँगा, उसने ये चीज़ बोली थी, उसने ये चीज़ की थी, मैं भी करूँगा। आपको एज अ टीचर वहाँ पे जाना है। केवीएस के एग्जामिनेशन में लगभग सारे क्वेश्चन टीचर सेंटर थे, मतलब टीचर के आसपास की चीज़ें थी। उसमें टीचर की पेडागोजी जानने की कोशिश कर रहे थे कि टीचर को इस सिचुएशन में रखा जाए तो क्या करेगा। तो ऐसे में आपको हर चीज़ रियलिस्टिक रखनी है, जो जो आपको नॉलेज है वो आपको सर्व करनी है वहाँ पे ऑनेस्टी के साथ। ये सबसे अच्छी निशानी होगी आपकी सिलेक्शन की।
इसके अलावा सिंपल एक वर्डिंग में कहा जाए तो कीप इट रियल। जो भी चीज़ करो रियली में करो, रियलिस्टिक करो। किसी ने कह दे कि नहीं कोई बात नहीं, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, नहीं। 5 लोग 4 लोग आपके सामने पैनल में बैठे होंगे, आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते। झूठ बोलना एक कला है और हर किसी के पास ये कला नहीं होती। ठीक है, रिमेंबर, आपको सच्चाई से चीज़ें लेनी है। ये एक पहली चीज़ है। इसके आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो देखिए। अब इसी का एक सब पॉइंट है, डोंट डू ओवर एक्टिंग वाइल गिविंग इंटरव्यू और डेमो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, डेमो नहीं है। वहाँ पे तो क्वेश्चन याद करने हैं या कंटेंट याद करना है और पेपर में दे के आना है, अच्छा परफॉर्म करना है और सिलेक्शन लेना है। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू और डेमो की, वहाँ पे आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते। आप यूट्यूब पे देख रहे होगे, हर जगह कोई ना कोई ये सिखा देता है कि चलो इसको इतना ऊंचा ऊंचा साउंड से पढ़ाओ, ये करो वो करो। नहीं, आप जब भी इंटरव्यू दोगे या पढ़ाने जाओगे, आपको बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। क्लास में बिल्कुल जेन्युइनली और रियली पढ़ाना है। जहाँ पे नीड होगी कि ऊंचा साउंड करके पढ़ाए तो वहाँ पे ऊंचा साउंड करना है। जहाँ पे लो पिच में पढ़ाना है वहाँ पे लो पिच में पढ़ाना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं कि आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, वरना 50 रुपये नहीं कटेंगे, सीधा आपकी जॉब कट जाएगी। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया कि भाई आप पोइट्री पढ़ाओ। अब पोइट्री पढ़ाने में अगर आप आज देखो यूट्यूब पे, तो अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं कि हाथ फेंको, पैर फेंको, ऊंची आवाज़ में बोलो। नहीं, आपको पोइट्री पढ़ाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको रिदम पकड़नी है कि एक रिदम, एक लय में गाई जाती है पोइट्री। ठीक है, आपको इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कई लोगों को देख रहा था पढ़ाते हुए कविता, तो उन्होंने क्या किया, एक ही इंटोनेशन में पूरी पूरी कविता पढ़ा दी, ऊंची ऊंची बुलंद बुलंद आवाज़ में। यहाँ मैटर ये करता है कि आपके कविता में उतार चढ़ाव है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कविता है, उसमें एक लाइन है जिसमें गुस्से का भाव प्रकट हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद करोगे, एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अब और वहाँ पे आपने आवाज़ बिल्कुल डाउन कर दी। एक कविता की लाइन में दुख थोड़ा दिखाना है, 1-2 लाइन में दुख आया है, दुख भरी लाइन आ गई, आपको कक्षा में दुख को प्रेजेंट करना है, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल लाउड है, तो क्या वो कविता फ्रूटफुल रहेगी, लाइवली रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आपको इंटोनेशन का, उतार चढ़ाव का ध्यान होना चाहिए। इसके लिए आप 1-2 कविता की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और उससे आप अपने उतार चढ़ाव को देख सकते हो। एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है। एक ही एक्सप्रेशन कैरी नहीं करना, यही ओवर एक्टिंग कहला जाएगी कि आपने एक ही एक्सप्रेशन कैरी कर रखा है और एक बड़ी बड़ी आंखें खोल रखी है कविता पढ़ाते हुए, बस वही एक्सप्रेशन चल रहा है। कविता पढ़ाते हुए नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आ जाते हैं। और याद रहे, कविता बच्चों के मनोरंजन के लिए होती है, उनको भाव सिखाने के लिए होती है, ताकि बच्चों के अंदर भाव जानने की इच्छा बने कि भाई इससे क्या सीख सकते हैं, ये कौन सा भाव है। भाव जानते हैं बच्चे कविता से। ठीक है, तो कविता में एक ही एक्सप्रेशन कैरी नहीं कर सकते आप, वो ओवर एक्टिंग कहलाएगी। इसके अलावा आई कांटेक्ट विद लिसनर, ये सबसे ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू दोगे तो डेमो देते हुए आपको आई कांटेक्ट बराबर बनाए रखना है। अब आप घबरा गए, आप सीलिंग पे देख रहे हो, पंखे पे देख रहे हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कहीं पीठ टिकाकर पढ़ा रहे हो, बेंच पे हाथ रख के पढ़ा रहे हो, नहीं। आपका बॉडी जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। आपको घूम घूम के पढ़ाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है। लेकिन याद रहे, घूम घूम के ये नहीं कि भाई बहुत एक ही आवाज़ में चल रहे हैं। आपको आवाज़ का उतार चढ़ाव का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये चीज़ याद रहे, एक्सप्रेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव बिल्कुल ध्यान रखना। अगर कहीं पे दुख दिखाना है तो वहाँ पे आपको दुख, अगर कहीं पे आपको दुख दिखाना है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कविता में होता है एक माँ की बेबसी है, तो उसमें दुख भरी लाइन है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा शोक दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ लाउड नहीं हो सकती। अब आपने कहीं से सीखा नहीं यार, कविता में तो आवाज़ बिल्कुल लाउड होनी चाहिए, नहीं। कविता में पिच का, इंटोनेशन का बहुत बड़ा महत्व है, इसको याद रखना आप। ये कुछ पॉइंट है, इनको ध्यान रखना, इससे आप ओवर एक्टिंग नहीं करोगे। इसके अलावा इंग्लिश स्पोकन, सबसे बड़ा फियर स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कि भैया इंग्लिश से कैसे बचें। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग। अब सबको एक चीज़, एक सबसे बड़ा डर जो सताता है वो इंग्लिश का सताता है कि यार इंग्लिश से कैसे पार पाया जाए। हम तो तैयारी अच्छे करके बैठे हैं, नंबर भी अच्छे आ ही जाएंगे, लेकिन अगर मेरे को सामने इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या करूँ। देखो, इंग्लिश के मामले में 2 चीज़ कर सकते हो। जो चीज़ पता है कि प्रिटेंड की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो इंग्लिश में पूरा अच्छा सा। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, रिमेंबर लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। लैंग्वेज आपका बैरियर कभी नहीं है, और टीचर के लिए तो लैंग्वेज कभी बैरियर हो ही नहीं सकता। केवीएस एक ऐसा संगठन है, जब उसने पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिया, तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं भैया इंग्लिश आनी चाहिए वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब कोई स्टूडेंट है, वो 30 दिन में इंग्लिश सीखना चाह रहा है, नहीं सीख पाएगा। इंग्लिश की टेंस और ग्रामर सीखना और इंग्लिश स्पोकन सीखना, इंग्लिश में बोलना सीखना, ज़मीन आसमान का अंतर है।
बोलने के लिए माहौल चाहिए, उसमें समय लगता है, 1 महीने में नहीं सीखी जाती, टाइम लगता है। और स्पेशली जो बिगिनर है उनको तो बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इंटरव्यू में आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, देन स्विच टू बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल पे स्विच हो जाओ, जो जितनी आपको इंग्लिश आती है, जहाँ लगता है कि हाँ मैं इसका आंसर इंग्लिश में दे सकता हूँ, उसको इंग्लिश में दे दो, हिंदी में स्विच हो जाओ, या तो प्रॉपर हिंदी में रख लो। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, जितना आप इंग्लिश का अच्छे से यूज़ कर पाओ उतना अच्छा है। बट अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, वो कहे कि सर आप एक तरफ कह रहे हो इंग्लिश यूज़ करो ना करो, बात ठीक है, लेकिन मैं जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसके लिए ये कहूँगा कि वो थोड़ा बहुत जितनी उसके पास इंग्लिश बची है उसका यूज़ करे, हिंदी का कॉन्फिडेंटली यूज़ करे। क्लास में पढ़ाते हुए भी जो शब्द उसको लगता है कि हाँ यार इसका इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, उसका इंग्लिश में यूज़ करे, और कहीं कहीं हिंदी यूज़ कर ले। लेकिन ये गलती ना करे कि भाई कहीं से 30 दिन का रट्टा लगा के चल जाए इंग्लिश का, और फिर मान लो तुमने अपनी जितनी भी इंग्लिश थी इंटरव्यूअर के सामने फेंकी, उसने डबल घुमा के फेंक दी, तब आप क्या करोगे? ऐसे में जितना है जो है उससे काम चलाना पड़ेगा आपको। ये आर्मी मैन की तरह ही है कि भाई उसके पास एटम बॉम्ब नहीं होगा उड़ाने के लिए, या आर्मी मैन के पास बजूका या मिसाइल नहीं होगी, उसके पास अगर छोटी सी गन होगी तो उसको उससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, उस समय वो ढूंढने नहीं फिरेगा। तो यही आपके साथ है। ठीक है, और याद रहे जो चीज़ आप एक चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आप हिंदी में स्विच हो सकते हो, किसी ने रोका थोड़ी ना है कि नहीं नहीं अभी तो आप इंग्लिश में बोल रहे थे, अब आप हिंदी में कैसे बोल रहे हो, नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप ज़्यादा उस पर इंग्लिश पे प्रेशराइज करोगे, तो आपके जो नॉलेज होगी, जितना आपके पास दिमाग में ज्ञान भरा हुआ है, जितना आप पढ़ाना चाह रहे हो, वो सब पे पानी फिर जाएगा। तो इस वजह से लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दो। अगर आप फ्लुएंट नहीं हो, थोड़ा बाइलिंगुअल पे स्विच हो जाओ, और बाइलिंगुअल पे भी स्विच नहीं हो पा रहे तो अपनी ओन लैंग्वेज में रहो, लेकिन कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दो। और ये, लेकिन ये चीज़ याद रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश ना सीखो, नहीं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल लैंग्वेज है। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, एज ए टीचर आपको एक फ्लेक्सिबल पर्सन रहना पड़ेगा जो इंग्लिश भी सीखे, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्लासेस में। अभी भी केवीएस में इंग्लिश ही चलती है बेसिकली, बट आपको इंटरव्यू तो कॉन्फिडेंटली देना है, बाकी चीज़ तो बाद में देखी जाएगी। तो इंग्लिश की चीज़ याद रखना है कि भाई एक तो पहली चीज़ बैरियर नहीं है, दूसरा अगर फ्लुएंटली बोल पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं बोल पा रहे तो थोड़ा बाइलिंगुअल पे स्विच हो जाओ, और नहीं बोल पा रहे तो हिंदी में बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो। फिर इंग्लिश की तरफ मत भागना कि नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश में बोलूँगा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंट देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कि कैसे आप खड़े हो, कैसे बोल रहे हो, आप बुलंद हो या नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। अब भाई इंग्लिश कितनी भी अच्छा बोलने वाला हो, कॉन्फिडेंस अगर है ही नहीं तो इंग्लिश धरी की धरी रह जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो जिस चीज़ पे अच्छी पकड़ है उसी चीज़ का यूज़ करो, ये चीज़ याद रखना। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, आपकी जो इंटरव्यू है उसका की फैक्टर है ये कॉन्फिडेंस। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी इंग्लिश में आपको बोलना आता हो, कितना भी सब कुछ आता हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, चाहे वो केवीएस का हो चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी इंटरव्यू हो। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भाई कहाँ गिरेगा कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कहाँ गिरता है? सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिरता है लुकिंग अदर्स। भाई मैं तो यार ऐसे फॉर्मल कपड़े पहन के आया, लेकिन यार ये तो कोर्ट में आ गया है। अब उससे पूछ लेना भाई तुमने इंटरव्यू में जो गलती आपको नहीं करनी वो चीज़ याद रखना। ये पर्सनली बता रहा हूँ कि जो गलती आपको नहीं करनी वो ये है कि लुकिंग अदर्स नहीं करना, कि यार ये बड़े सुंदर कपड़े पहन के आया, यार इसका तो पक्का सिलेक्शन होगा, क्या स्मार्ट लग रहा है, मैं सिर्फ एक पैंट शर्ट में आ गया। नहीं, आपको फॉर्मल्स पहन के जाने हैं। हो सकता है कोई और अच्छा पहन के आ गया हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप फॉर्मल में हो इतना काफ़ी है। कॉन्फिडेंस का कपड़ा पहनो ना, कॉन्फिडेंस से बोलो। कोई कितना भी सूट वूट पहन के आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मल में रहो, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करो, लेकिन लुकिंग अदर मत करना कि भैया यार वो बहुत सुंदर बन के आया है। फिर एक गलती और करते हैं लोग, वहाँ इंटरव्यू के वहाँ पे जाकर लोगों से पूछने लग जाएंगे यार तुमने कैसी तैयारी की है, और कोई फिर वहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा है, आप अपना सेल्फ इस्टीम, मोरल जो होगा आप उसको डाउन करते चले जाओगे, और इंटरव्यू के रूम में घुसोगे भी नहीं, इंटरव्यू के रूम के घुसने से पहले इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। तो अपना कॉन्फिडेंस इंटरव्यू गेट के बाहर ही लो मत करना, किसी को देखना मत, जैसे भाई देख रहा है ना इसको, बिल्कुल इसको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल गिर जाएगा। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, लुकिंग अदर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि देयर इज़ एन इंडिविजुअल डिफरेंस है हर किसी के अंदर। कोई बहुत अच्छा बन के आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उसी से खेल कर जाओगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सारी चीज़ें पता है तो आप निकाल जाओगे इंटरव्यू। लैंग्वेज को बैरियर मत बनाना। और मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, आपने ये खुद फील भी की होगी, जब आपको इंटरव्यू देने जाते हो तो दूसरों को देखकर खुद प्रेशर में आ जाते हो, अरे भैया क्यों आ रहे हो दूसरों को देखकर प्रेशर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है,
इसके अलावा वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और जो सबसे सोने पे सुहागा काम करती है इंटरव्यू सक्सेसफुल कराने में, वो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। हाउ यू प्रेजेंट टू द क्लास, आप क्लास को कैसे प्रेजेंट करते हो, अपने कंटेंट को क्लास में कैसे प्रेजेंट करते हो, और आप क्लास को कैसे लाइवली बना पाते हो। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ की पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, यूज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। कोई भी आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो उसकी थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म रखना, क्योंकि आपको पता है आपकी क्लास में इंडिविजुअल आप टफेस्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते पढ़ाने के लिए। आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाना है ताकि हर प्रकार का बच्चा समझ पाए उस लैंग्वेज को। पैनल में तो बंदे बैठे होंगे, पर ये चीज़ याद रहे आपकी लैंग्वेज इतनी भी टफ ना हो कि वो पैनल वाला भी बोले कि यार ये यहाँ पे इतनी टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्लास में कैसे अंडरस्टैंड कराएगा बच्चों को, कैसे समझाएगा बच्चों को। तो ये चीज़ याद रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, फ्लो नहीं टूटेगा। ठीक है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत, आपके डेमो की और आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत आपके क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के यूज़ से ही हो जाती है। हाउ यू यूज़ द ब्लैक बोर्ड, बस यही वो जगह है जहाँ से आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है। ब्लैक बोर्ड का यूज़ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत नोटिस किया जाता है ब्लैक बोर्ड का यूज़। आप किस तरीके से चॉक होल्ड करते हो, कैसे रब करते हो, कैसे डेट लिखते हो, टॉपिक कैसे डालते हो, ये चीज़ याद रखना। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत आपकी ब्लैक बोर्ड से ही हो जाएगी। डेमो जो दोगे ना, ब्लैक बोर्ड से शुरू हो जाएगा कि कैसे आपने डेमो दिया है। कुछ कुछ तो लिखा हुआ होता है, उसको मिटाने, मान लो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ तो उसको मिटाना ही पड़ता है। ये नहीं कि चालू हो गए पहले ही, नहीं, ब्लैक बोर्ड क्लीन करना पड़ता है। ये सब कुछ बेसिक जेस्चर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ याद रहे, क्योंकि आजकल हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, चाइल्ड सेंटर टीचिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो कभी भी आपको टॉपिक मेंशन नहीं करना जस्ट आफ्टर राइटिंग सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम राइट करने के बाद सीधा टॉपिक मेंशन मत करना, नहीं। यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे काम होता है एंगेजिंग एक्टिविटी का। आपको बच्चों को एंगेज करना पड़ता है, प्रीवियस नॉलेज जानी पड़ती है। तो ये डू और डोंट्स बता रहा हूँ मैं, डेमो के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी मिक्स है। ठीक है, स्टार्ट योर क्लास विद इंडक्शन, अपनी क्लास को इंगेज करने से स्टार्ट करो, कुछ एक्टिविटी के थ्रू। कोई थोड़ा बहुत, आप अगर आप बड़ा टीएलएम नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि उससे अच्छा है फ्लैश कार्ड्स रखो। ठीक है, स्माइलीज़ का यूज़ करो, थोड़ी बहुत स्माइलीज़ हो गई उसका यूज़ कर लो, कुछ फ्लैश कार्ड हो गए बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। ये इंडक्शन बहुत ज़रूरी है, इंगेजमेंट एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप सब्जेक्ट डालकर टॉपिक का नाम नहीं कि चलो भैया आज सब्जेक्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा बड़ी क्लास का दे रहा हूँ, 6-7 क्लास का। फॉर एग्जांपल मान लो भाई आज हमें पढ़ना है ज्योग्राफी, सब्जेक्ट सोशल साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ ज्योग्राफी, और हमने मेंशन कर दिया सोलर सिस्टम। ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, सोलर सिस्टम मेंशन कर दिया, टॉपिक तुरंत मेंशन कर दिया कि भाई आज हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले, तो बच्चा तुरंत क्या क्या मज़ा रह जाएगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी इंगेजमेंट एक्टिविटी करा सकते हैं कि भैया आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपके प्लेनेट का नाम क्या है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसी नहीं, मतलब आपको बहुत तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तो ऐसे टीचर भी हैं जो ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी होंगे, तो उनको पता होगा। डायरेक्टली कभी भी, मेरा मेन मोटिव कहने का ये है कि आपको टॉपिक का नाम मेंशन डायरेक्ट नहीं करना, आपको पहले सब्जेक्ट नेम मेंशन करना है। टॉपिक जब आपकी इंगेजमेंट एक्टिविटी खत्म हो जाए, तब आप जब अनाउंस करेंगे कि बच्चे आज ये पढ़ने वाले हैं, फिर मेंशन करना है। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखते समय क्लास में इंटरेक्शन बना रहे, ये चीज़ याद रहे। अब वहाँ तो क्लास होगी नहीं, तो क्यों इंटरेक्शन बना रहे? जब आप इंटरव्यू दोगे और जब आप क्लास में पढ़ाओगे, दो स्टेज बता रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे और आप कुछ बोर्ड पे लिख रहे होगे, तो हल्का फुल्का इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। ये क्यों? एक टीचर को हमेशा ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, ताकि उनकी क्लास का फोकस उस टीचर की बातों पर रहे, वरना क्लास बोलने लग जाती है। ठीक है, और इंटरव्यू के दौरान अगर आप इंटरेक्शन हल्का फुल्का करते रहोगे, बोर्ड पे लिखते हुए, कुछ बोलते हुए, मान लो बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से, तो उस समय क्या होगा, आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा। पता है, जब आप साइलेंस में कुछ लिखना शुरू करते हो तो दिमाग में 10 तरह की चीज़ें चल रही होती है, और वो आपका इंटरव्यू ख़राब कर सकती है। उस समय आप कुछ सोच रहे होगे, स्पेलिंग कुछ और लिख दोगे। इंटरेक्शन करते रहोगे तो फ्लो में स्पेलिंग भी ठीक लिख सकते हो बोर्ड पे, वरना पता है क्या होता है, अक्सर होता है कि बिल्कुल साइलेंस है रूम में, पैनल के 5 बंदे उस पीछे बैठे हुए हैं, आप बोर्ड पे लिख रहे हो, अब आपको कुछ स्पेलिंग लिखनी है, उसकी स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हो। कोई भी स्पेलिंग होगी, मान लो बड़ी से बड़ी कोई स्पेलिंग होगी, आपने उसको गलत लिख दिया,
किस चक्कर में? हेजिटेशन के चक्कर में। थोड़ा बहुत वो स्पेलिंग आपको आती है लेकिन आपने गलत लिख दी। क्यों? दिमाग खाली है, 10 तरह की चीज़ें चल रही हैं, अरे यार कोई गलती ना कर दूँ, राइटिंग गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचना है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। और एक एक टीचर को, तो ये तो पैडागॉजी है, ये एक टीचर को ब्लैक बोर्ड यूज़ करते समय थोड़ा बहुत इंटरेक्शन में, ये नहीं कि कुछ भी बकवास कर रहा है, नहीं, एक फॉर्मल इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है टीचर को। टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ पूछते रहो, लिखते लिखते कुछ चीज़ पूछते रहो। तो इससे क्या होता है कि एक ये दिखाता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे तो लिख रहा है लेकिन बातों के थ्रू उसकी पूरी नज़र क्लास में है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ बता पाऊँ। अगर हम सम अप करें तो आपको रियलिस्टिक रहना है, कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। इंग्लिश इंग्लिश स्पोकन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखने की, लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अगर फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो बाइलिंगुअल हो जाओ, नहीं तो अपनी लैंग्वेज पे स्टिक रहो और अच्छे से बोलो, कॉन्फिडेंस। फिर आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। फिर आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम धीरे धीरे करके इसमें मेंशन कर देंगे। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कोई सुधार हो तो वो भी मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ।